यह कहानी लगभग 10 साल पहले की है। मैं एक छोटे से घर में बड़ा हुआ। अपने बचपन के ज्यादातर समय में मैंने अपने बड़े भाई के साथ एक ही कमरा साझा किया। कमरे में 2 सिंगल बेड थे जो एक दूसरे के सामने रखे थे। 2 ड्रेसर और 2 अलमारी थीं। हमारे पास एक डेस्क रखने की भी जगह नहीं थी। कमरा तंग तो नहीं था, लेकिन ज्यादा आरामदायक भी नहीं था। जब मेरा भाई कॉलेज चला गया तो मैंने तुरंत उसका बेड बाहर कर दिया और उस जगह को अपने लिए इस्तेमाल करने लगा, उसकी अनुमति से। जाहिर है, उस उम्र में मुझे पढ़ाई करने के लिए एक डेस्क की जरूरत थी, तो अच्छा लगा कि अब मुझे होमवर्क के लिए बेसमेंट या पापा के ऑफिस में नहीं जाना पड़ता। यह व्यवस्था लगभग 2 साल तक ठीक से चलती रही। फिर मैं भी कॉलेज चला गया और घर पर ज्यादा रहता नहीं था, तो फर्क नहीं पड़ा। ग्रेजुएशन के बाद मेरे भाई को हमारे शहर में ही सरकारी नौकरी मिल गई, तो हम दोनों वापस अपने पेरेंट्स के घर रहने लगे। और उसने सबसे पहले क्या किया, बिल्कुल सही समझा। उसने फिर से हमारा वही पुराना कमरा ले लिया जिसे मैंने मेहनत करके अपने हिसाब से सजाया था। शुरू में मुझे थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने समझाया कि मैंने भी उसके साथ यही किया था, तो अब वही मेरे साथ कर रहा है। यह बिल्कुल न्याय संगत है। इस पर मैं कुछ कह नहीं पाया और बस मान लिया। जब तक मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया तब तक मुझे सिटी में नौकरी भी मिल गई थी, इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा के घर वापस रहने का फैसला किया, ठीक वैसे ही जैसे मेरे भाई ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य से अब मेरे पास अपना पुराना कमरा नहीं था, इसलिए मुझे कुछ और इंतजाम करना पड़ा। घर में एकमात्र खाली कमरा ऊपर वाला गेस्ट रूम था, तो भले ही वह मेरे पुराने कमरे से आधा ही बड़ा था, मुझे उसी से काम चलाना पड़ा। गेस्ट रूम मेरे पापा के ऑफिस के बिल्कुल बगल में था, जो उस फ्लोर पर एकमात्र दूसरा कमरा था। यह कमरे के ठीक नीचे गैराज पर बना था, जिसका मतलब यह था कि जैसे ही कोई गैराज का दरवाजा खोलने वाला बटन दबाता, पूरा फ्लोर लगभग 10 सेकंड तक हिलता रहता जब तक दरवाजा खुल न जाए। यह कमरा घर के कोने पर होने की वजह से थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ था। उसमें 2 खिड़कियां थीं, एक ड्राइववे की तरफ और दूसरी घर के साइड की तरफ। यह परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन ज्यादातर समय यह प्राइवेट और शांत रहता था। यह खास घटना एक शुक्रवार की शाम की है, जब मैं घर पर अकेला था। मेरा भाई किसी वर्क कॉन्फ्रेंस के लिए बाल्टीमोर गया हुआ था और मेरे माता पिता समर वीकेंड्स की तरह उस दिन भी फैमिली बीच हाउस पर रात गुजारने गए थे। बस की मैं काम से बिल्कुल थक कर लौटा था, इसलिए मैंने तय किया कि न तो दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा और न ही घर से निकलूंगा। बस खाना ऑर्डर करूंगा और जल्दी सो जाऊंगा। रात के करीब 11:30 बजे मैं बिस्तर पर लेटा किताब पढ़ रहा था। दिन भर की थकान मिटाने की कोशिश कर रहा था। घर पूरी तरह से शांत था, जो अच्छा लग रहा था, क्योंकि आमतौर पर सबके होने पर घर में काफी शोर शराबा रहता है। तभी मुझे गैरेज का दरवाजा खुलने की साफ आवाज सुनाई दी। उसके बाद फर्श पर हल्की हल्की कंपन महसूस होने लगी, जिसकी आदत मुझे पिछले कुछ महीनों में पड़ गई थी। कुछ सेकंड लगे ये समझने में कि घर पर कोई भी नहीं होना चाहिए। मेरे माता पिता ने साफ कहा था कि वो रविवार रात तक बीच हाउस पर ही रहेंगे और मेरा भाई भी शनिवार दोपहर से पहले लौटने वाला नहीं था। जब ये बात पूरी तरह से दिमाग में बैठी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत बिस्तर से कूदकर खिड़की से ड्राइववे की ओर देखने लगा, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था, साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना जरूर दिखा कि गैरेज का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन यह नहीं पता चल पाया कि अंदर कोई गाड़ी थी या किसने दरवाजा खोला था। बिना देर किए मैंने अलमारी में ढूंढना शुरू किया और वहां से बेसबॉल बैट निकाल लिया, जो मेरे बचपन के दिनों से पड़ा हुआ था। हो सकता है कि माँ पापा कुछ भूल गए हों और वापस आ गए हों। शायद मेरे भाई की प्लानिंग बदल गई थी। हो सकता है दरवाजा अपने आप ही गड़बड़ी के कारण खुल गया हो। जब मैं सीढ़ियों से नीचे पहुंचा और घर के मेन हिस्से की तरफ मुड़ने ही वाला था, तभी मुझे हल्की सी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें साफ तौर पर घर के दूसरी ओर से आ रही थीं, जहां सारे बेडरूम थे। आवाजें इतनी धीमी थीं कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि कम से कम 2 लोग वहां बात कर रहे थे। तभी मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई हमारे घर में घुस आया है। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और 911 डायल किया। धीरे धीरे फुसफुसाते हुए अपना पता बताया और ऑपरेटर को कहा कि अभी मेरे घर में चोरी हो रही है। जैसा कहा जाता है, मैंने कॉल को चालू ही छोड़ा और फोन वापस जेब में रख लिया। ऑपरेटर ने मुझे कहा कि मैं वहीं रुक जाऊं और अपनी मौजूदगी जाहिर न करूं, लेकिन मुझे अपने घर की रक्षा करने की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं कुछ करूं, छुपकर इंतजार न करूं। इसलिए ऑपरेटर के निर्देशों के खिलाफ जाकर मैंने तय किया कि मैं कुछ करने वाला हूं। मैं धीरे धीरे आवाजों की दिशा में बढ़ा, हाथ में बेसबॉल बैट को कसकर पकड़े हुए। जैसे ही मैं अपने माता पिता के बेडरूम के पास पहुंचा, मुझे दराजें खुलने और सामान हिलाने डुलाने की आवाजें सुनाई दी। साफ था कि वे लोग कुछ कीमती चीजें खोज रहे थे। मैंने गहरी सांस ली, जानते हुए कि मैं जो करने जा रहा हूं वह शायद बेवकूफी है,
लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। मैं अचानक जितना जोर से हो सका चिल्लाने लगा ताकि उन्हें चौंका दूं और बैट को ऊपर उठाए पूरे जोर से कमरे में घुस गया। कमरे में 2 आदमी मेरी मां की अलमारी में तलाश कर रहे थे और जैसे ही मैं दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा वे दोनों घबराकर चिल्ला उठे। यह साफ था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि घर में कोई होगा और वह भी ऐसा जो उनसे भिड़ने को तैयार हो। उस पल मुझे हिम्मत मिली। भले ही मैं संख्या में कम था और उनके पास भी आसानी से हथियार हो सकते थे। मैंने बैट को नजदीक वाले आदमी पर झुलाया और उसके पैर पर वार किया। वह गाली देता हुआ कुछ कदम लड़खड़ाया और फिर गिर पड़ा। मैं दूसरे आदमी की तरफ मुड़ा, लेकिन उससे पहले कि मैं ठीक से वार कर पाता उसने झुककर मेरे ऊपर जोर से हमला किया और मुझे जमीन पर गिरा दिया। हम दोनों जोर से जमीन पर गिरे और तुरंत मुझे एहसास हुआ कि यह आदमी मुझसे कहीं बड़ा और ताकतवर है। उसने बिना किसी मेहनत के बैट मेरे हाथ से छीन लिया। फिर उसने अपने हाथ मेरी गर्दन पर कस दिए और मुझे दबाने लगा। मैं जान बचाने के लिए उसके हाथ नोच रहा था और उसे हटाने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैंने देखा पहला आदमी हमारी तरफ घिसटते हुए आ रहा है। उसके हाथ में कुछ था जो चाकू जैसा लग रहा था और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि हीरो बनने की कोशिश करके मैंने बड़ी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती थी। मुझे सच में लगा कि ये मेरी जिंदगी के आखिरी पल हैं। मैंने मान लिया कि मैं अपने माता पिता के कमरे में ही मरने वाला हूं और मेरे दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा था कि जब मेरी मां को यह पता चलेगा तो वह कितनी बुरी तरह टूट जाएंगी। लेकिन तभी पीछे से मुझे पुलिस की सायरन की हल्की आवाज सुनाई दी। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो ये कि दूसरा आदमी मेरा बेसबॉल बैट उठाता है और मेरे सिर पर जोर से मारता है। फिर सब कुछ काला पड़ गया। जब मेरी आंख खुली तो किसी ने मुझे धीरे धीरे हिलाया। मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक पुलिस वाला मेरे बगल में घुटनों के बल बैठा हुआ था और पूछ रहा था कि क्या मैं ठीक हूं। मैं चकराया हुआ और भ्रमित था और मुझे यह याद करने में कई सेकंड लगे कि वास्तव में हुआ क्या था। मैंने इधर उधर देखा और पाया कि मेरे माता पिता के कमरे से पिछवाड़े में जाने वाला दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। हमलावर मुझे बेहोश करके और सायरन सुनते ही भाग चुके थे। पुलिस वाले ने कहा कि मुझे एकदम स्थिर रहना चाहिए और ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सिर में चोट लगी हो सकती है या अंदरूनी चोटें भी हो सकती हैं। मेरा सिर तेजी से दर्द कर रहा था लेकिन मैं होश में था और ठीक ठाक जवाब दे रहा था, जो अच्छी बात थी। जब पैरामेडिक्स ने पुष्टि कर दी कि मैं ठीक हूं तब भी मैंने उनकी सलाह के बावजूद अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। मैंने पुलिस वालों को पूरी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि वे अभी मोहल्ले में संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक वे लोग काफी पहले भाग चुके थे। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली और घटनास्थल की कुछ तस्वीरें लेने के बाद मैंने अपने माता पिता और भाई को फोन किया ताकि उन्हें बता सकूं कि क्या हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि मैं इतना बेवकूफ था जो उन लोगों का सामना करने चला गया, और सच कहूं तो मैं इसके लायक भी था। अगर मैंने समझदारी से काम लिया होता और छिप गया होता तो अच्छा मौका था कि पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती। वो लोग कभी नहीं मिले। हालांकि पुलिस ने पूरे मोहल्ले में जाकर पूछताछ की और कुछ सुरागों पर काम किया। मेरे माता पिता ने उसी वक्त जब वे शोर हाउस से वापस आए घर में पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगवा दिया जिसमें कैमरे, मोशन सेंसर, लाइट्स, सब कुछ शामिल था। घुसपैठ के बाद के दिनों में मुझे पूरी घटना के बारे में कुछ अजीब सा खटक रहा था। उस रात घर के सारे दरवाजे बंद थे और गैराज का दरवाजा खोलने का एकमात्र तरीका वो छोटा सा बटन था जो मेरी कार में था, जिसे मेरे पापा ने वायरलेस स्विच की तरह प्रोग्राम किया था। कोई भी यूं ही उस जगह पर अचानक से नहीं पहुंच सकता था। जिसने भी उस रात घर में घुसपैठ की थी वो मुझे या मेरे परिवार को इतना अच्छी तरह जानता था कि उसे पता था वह बटन कहाँ है। उस वक्त तक मैं कभी भी अपनी कार को लॉक नहीं करता था। जब वह ड्राइववे में खड़ी रहती थी तो यह भी चोरों को पहले से पता होना चाहिए था। और सबसे चिंताजनक बात थी टाइमिंग। उन्हें किसी तरह पता था कि मेरे माता पिता उस वीकेंड घर पर नहीं होंगे, कि मेरा भाई भी शहर से बाहर था। अब मैं उस घर में नहीं रहता, लेकिन मेरे माता पिता कभी भी यह पता नहीं लगा पाए कि घर में घुसा कौन था। इस बात ने मेरे पापा को लंबे समय तक बेहद परेशान और संदिग्ध बना दिया था, क्योंकि उनका भी मानना था कि जो कोई भी अंदर आया था वह किसी न किसी तरह हमारे परिवार के करीब का ही था। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उस रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया या कुछ फिल्मी सा असर डाला, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं, जिंदगी उस एहसास से पहले और बाद में बहुत अलग हो जाती है जब आप मान लेते हैं कि आप मरने वाले हैं। मुझे आज भी याद है वह एहसास जब लगा था कि अब सब खत्म होने वाला है। वह इतना अजीब और आत्मा से अलग सा अनुभव था। उस एहसास को कोई भी चीज दोबारा वैसा महसूस नहीं करा सकती। यह घटना लगभग 6 महीने पहले हुई थी और अब भी मैं इस बात से कांप उठता हूं कि सब कुछ कितना योजनाबद्ध और व्यक्तिगत था।
मैंने हाल ही में अपने गृहनगर वापस शिफ्ट किया था ताकि अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल कर सकूं, जो मुझसे करीब 20 मिनट की दूरी पर रहती हैं। मुझे एक छोटा सा डुप्लेक्स मिल गया जो मेरी स्थिति के लिए एकदम सही था। इतना करीब कि अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत माँ के पास पहुंच जाऊं, और इतना दूर कि मेरी अपनी प्राइवेसी और आज़ादी भी बनी रहे। मेरी माँ को हाल ही में कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। जानलेवा कुछ नहीं है, लेकिन घर में उन्हें कुछ बार हल्की फुल्की गिरावट आ चुकी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो किसी की मदद स्वीकार करने में जिद्दी हैं। मैं उन्हें मेडिकल अलर्ट सिस्टम लगवाने के लिए समझा रहा था, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं बस ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षात्मक बन रहा हूँ। ये मेरे लिए लगातार तनाव की वजह बनी हुई है, खासकर ये जानते हुए कि वो ज़्यादातर समय घर पर अकेली रहती हैं। उस खास शाम को मैं रात बिताने की तैयारी कर रहा था। समय करीब 9 बजे का था और मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी मेरा फोन बजा। कॉलर आईडी पर एक स्थानीय नंबर दिखा जिसे मैं पहचान नहीं पाया। चूंकि मैं अभी इस इलाके में नया था, मैंने सोचा हो सकता है जरूरी कॉल हो, और मैंने रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ एक महिला थी जिसने खुद को नजदीकी इमरजेंसी रूम की नर्स बताया। उसने कहा कि मेरी मां को लगभग 1 घंटे पहले वहां लाया गया था क्योंकि वो गिर गई थीं और सिर पर चोट लगी थी। उसके अनुसार मेरी मां होश में थीं और मुझे याद कर रही थीं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं तुरंत अस्पताल पहुंच सकता हूं। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। यही वह फोन कॉल था जिससे मैं इस शहर में शिफ्ट होने के बाद से डर रहा था। मुझे एक पल के लिए भी उस कॉल पर शक नहीं हुआ। उस औरत को मेरी मां का पूरा नाम, उनका पता और यहां तक कि कुछ महीने पहले हुई उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी तक की जानकारी थी। मैंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और खुद को शांत करने के लिए मन ही मन एक प्रार्थना की। मैंने यह भी नहीं सोचा कि घर को लॉक करूं या नहीं। मैंने बस अपनी चाबी उठाई, दरवाजा बंद किया और कार की ओर दौड़ पड़ा। अस्पताल तक का सफर एक बुरे सपने जैसा था। दिमाग में बार बार अलग अलग हालात घूम रहे थे, जिनमें से बहुत कम ही अच्छे थे। जब मैं इमरजेंसी रूम पहुंचा तो सीधे रिसेप्शन डेस्क पर गया और बताया कि मैं अपनी मां के लिए आया हूं। मैंने उनका नाम दिया और कहा कि मुझे कॉल आया था कि वो गिर गई हैं। नर्स ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कंप्यूटर चेक करने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने कहा कि उस नाम की कोई भी महिला उस शाम न तो भर्ती हुई है और न ही इलाज करवाने आई है। मैंने जोर देकर कहा कि यह कोई गलती होगी, क्योंकि मुझे अभी अभी किसी ने कॉल करके नर्स होने का दावा किया था। रिसेप्शनिस्ट हमदर्दी तो दिखा रही थी, लेकिन उसका जवाब साफ था। उनके पास मेरी मां के अस्पताल लाए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं सीधे अपनी मां को कॉल करूं और यह सुनिश्चित कर लूं कि वो ठीक हैं। तो मैंने वही किया। मैं बाहर आया और मां के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया। उन्होंने फोन उठाया और बताया कि वो सो रही थीं। फिर उन्होंने पूछा कि मैं इतनी देर रात को क्यों कॉल कर रहा हूं। मैं उन्हें डराना नहीं चाहता था, इसलिए बस इतना कहा कि मैं उनकी खैरियत पूछना चाहता था और उन्हें वापस सो जाने के लिए कहा। और तभी मेरे दिल को डुबो देने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। यह सब एक जाल था। किसी ने जानबूझकर मुझे घर से बाहर निकालने के लिए झूठी जानकारी दी थी। मैं गुस्से से भरा हुआ अपनी कार में बैठा और तेजी से घर की ओर दौड़ा। जब मैं अपने ड्राइववे में पहुंचा तो देखा कि सामने का दरवाजा वैसा ही बंद था जैसा मैं छोड़कर गया था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं बेवजह पागल हो रहा हूं और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ चोरी हो चुकी है। पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया गया था। मेरा टीवी गायब था, मेरा लैपटॉप और वो छोटा सा गहनों का कलेक्शन भी, जिसे मैं अपने बेडरूम में रखता था। लेकिन जब मैंने और ध्यान से देखा तो एहसास हुआ कि चोरों ने कुछ बहुत अजीब चीजें भी चुरा ली थीं। परिवार की फोटो को उनके फ्रेम से निकाल लिया गया था। फ्रेम वहीं थे, लेकिन तस्वीरें गायब थीं। बाथरूम की दवाई रखने वाली अलमारी में रखी मेरी प्रिस्क्रिप्शन वाली बोतलें खाली कर दी गई थीं और उन्हें भी ले जाया गया था। ये पागलपन था। उन्होंने वो चीजें लीं जिनकी पैसों के लिहाज से कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन मेरे लिए उनका भावनात्मक महत्व बहुत बड़ा था। यह किसी बीमार मानसिकता का काम था। मैं कसम खाकर कहता हूं, किसी भी चोर के पास परिवार की तस्वीरें चुराने का कोई कारण नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन अंदर से मुझे पहले ही हार जैसा महसूस हो रहा था। मुझे पता था कि चोर बहुत दूर जा चुके हैं और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया। मुझे वह फोन कॉल शब्दशः याद था, और जब पुलिस ने उसे सुना तो वे भी उसी नतीजे पर पहुंचे जहां मैं पहुंचा था। जिसने भी वह कॉल किया था, उसे मेरी मां और मेरे बारे में वो बातें पता थीं जो किसी अजनबी को कभी पता ही नहीं हो सकती। जिंदगी भर कोशिश कर लूं, मैं उन लोगों की सूची भी नहीं बना सकता जिनके पास वह जानकारी हो सकती थी, या यह भी नहीं समझ पा रहा था कि कोई उन्हें वह जानकारी हासिल कैसे कर सकता था। पुलिस वालों ने कहा कि अगर मेरे पास कोई ठोस सबूत आए तो मैं फिर से संपर्क कर सकता हूं, और फिर वे चले गए। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जरा सोचिए,
आपको कैसा महसूस होगा अगर कोई अजनबी आपके बारे में इतना कुछ जानता हो कि आपको आपके ही घर से बाहर फुसला कर ले जा सके। चोरी अपने आप में काफी बुरी थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने परिवार की तस्वीरों और मेडिकल जानकारी को निशाना बनाया, उससे साफ था कि मामला सिर्फ जल्दी पैसे बनाने का नहीं था। मुझे यह एहसास बार बार परेशान कर रहा था कि वो लोग कुछ लंबी योजना बना रहे हैं, शायद पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट या कोई और स्कीम जिसमें व्यक्तिगत दस्तावेजों की जरूरत हो। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में कुछ और नहीं हुआ। हालांकि मेरी माँ यह याद नहीं कर पाती कि उन्होंने अपनी निजी जानकारी किससे साझा की हो सकती है, फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि जानकारी का स्रोत वही है। उनकी उम्र की औरत के लिए उनके काफी दोस्त हैं, और उन्हें जानते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने गलत इंसान से ज्यादा बातें कर दी होंगी। मैंने उन्हें पहले भी इस बारे में चेतावनी दी थी, और अब जाकर उन्होंने माना है कि उन्हें ध्यान रखना होगा कि वो किसे व्यक्तिगत जानकारी दे रही हैं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर से ये एहसास नहीं जा रहा कि कोई हमें अब भी देख रहा है, ऐसा कोई जो हमारी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा जानता है और जिसकी योजना अभी पूरी नहीं हुई है। जो भी हो, मैंने हाल ही में एक रिंग कैमरा लगवा लिया है। उम्मीद है यह किसी भी घुसपैठिए को रोकने के लिए काफी होगा। अगर आगे कुछ और हुआ तो मैं जरूर अपडेट दूंगा। मैं अपने 30s की शुरुआत में एक अविवाहित आदमी हूं और पिछले 1 साल से इस किराए के घर में अकेला रह रहा हूं। यह एक छोटा सा अच्छा सा घर है जो एक शांत मोहल्ले में स्थित है। कुछ खास नहीं, लेकिन आरामदायक है और किराया भी वाजिब है। यहाँ मेरी दिनचर्या अच्छी तरह बन गई है और मुझे सच में लगता है कि यह मेरा घर है। यह घटना गुरुवार की रात लगभग 11 बजे हुई थी। 12। मैं सोने की तैयारी कर रहा था, तभी मैंने अपने मुख्य दरवाजे पर जबरदस्त धमाके जैसी आवाज सुनी। यह सामान्य दस्तक नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि पोर्च की लाइट बहुत गलत जगह पर लगी हुई है। हालांकि मुझे यह नहीं दिख रहा था कि दरवाजे पर कौन है और दस्तक बेहद आक्रामक थी। फिर भी मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं काफी मजबूत कदकाठी का आदमी हूं, बल्कि मैं चिढ़ और उलझन महसूस कर रहा था। मैंने मुख्य दरवाजा खोला, लेकिन सावधानी से स्क्रीन डोर बंद ही रखा ताकि एक परत की सुरक्षा बनी रहे। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या देखने वाला हूं, लेकिन जो मैंने देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। दरवाजे पर एक बेहद घबराया हुआ आदमी खड़ा था। वह शायद मुझसे कुछ साल बड़ा होगा, औसत कद का, बिखरे हुए बाल और ऐसे कपड़े पहने हुए जैसे कई रातों से उनमें ही सो रहा हो। लेकिन जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह था उसका गुस्सा और अस्थिरता। उसकी आंखें इधर उधर भटक रही थीं और वह भारी सांस ले रहा था, जैसे भाग कर आया हो या उसे कोई पैनिक अटैक हो रहा हो। वह बार बार इधर उधर टहल भी रहा था, मानो एक जगह खड़ा ही नहीं रह पा रहा था। इससे पहले कि मैं उससे पूछ पाता कि वह क्या चाहता है, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह उसका घर है और मुझसे दरवाजा खोलने की मांग करने लगा। उसने कहा कि मैं घुसपैठ कर रहा हूं और अगर मैंने तुरंत घर खाली नहीं किया तो वह पुलिस को बुला लेगा। मुझे लगा कि या तो वह नशे में है या उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है, या शायद दोनों चीजें एक साथ। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और समझाया कि उसने गलत घर पहचान लिया है, लेकिन वह और ज्यादा उत्तेजित हो गया। तभी उसने घर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना शुरू की जिन्हें सुनकर मैं ठिठक गया। मुझे सब याद नहीं है कि उसने क्या क्या कहा, लेकिन उसे घर की ऐसी कई बातें पता थीं जिन्हें बाहर से खड़े होकर देख पाना नामुमकिन था। उसने मुझे एक फोटो दिखाई जिसके बारे में उसका दावा था कि यह पिछले 4 जुलाई की है, बस कुछ महीने पहले की। वह एक सेल्फी थी जिसे एक ऐसी औरत ने खींचा था जिसे मैं बिल्कुल नहीं पहचानता था। उस तस्वीर में वह औरत, वही आदमी और कुछ और लोग कैमरे की ओर देखते हुए रसोई की मेज पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। साइड में पटाखों का डिब्बा भी रखा था और तस्वीर की डिटेल्स और संदर्भ इसे पूरी तरह असली साबित कर रहे थे। यहीं पर मैंने सच में अपनी याददाश्त और दिमागी हालत पर शक करना शुरू कर दिया। अगर यह आदमी कभी यहां नहीं रहा तो फिर उसके पास इतने सबूत कैसे थे? मुझे लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी के साथ यह घर शेयर करने की यादें खुद ही दिमाग से ब्लॉक कर दी हों और असल में मैं ही किसी मानसिक टूटन से गुजर रहा हूं। यह सब बेहद डरावना था, खासकर क्योंकि मुझे पक्का पता था कि 4 जुलाई को मैं घर पर ही था, तो ये तस्वीरें और भी बेमानी लग रही थीं। पूरा मामला इतना अजीब हो चुका था कि मैंने उससे कहा कि मैं पुलिस को कॉल करने वाला हूं ताकि सब कुछ साफ हो सके। मैंने यह बात किसी गुस्से में नहीं कही, बस मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैंने सोचा कि पुलिस रिकॉर्ड चेक करके बता सकती है कि असल में हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने पुलिस को कॉल करने की बात कही, उस आदमी का रवैया पूरी तरह बदल गया। वह अचानक बहुत शांत हो गया और बोला कि मैं कॉल करूं, वो बाहर ही इंतजार करेगा। फिर वह दरवाजे से हट गया और अंधेरे में गुम हो गया। ऐसी डिटेल्स जिन्हें वही जान सकता था जिसने सच में इस घर में रहकर देखा हो, जैसे
उसे पता था कि मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा बहुत ख़राब तरीके से डिज़ाइन किया गया है और खुलने पर सीधे टॉयलेट से टकरा जाता है। उसे यह भी पता था कि पीछे का दरवाज़ा अटकता है और उसे खोलने के लिए हैंडल घुमाते समय थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है। कुछ और बातें भी उसने बताई, लेकिन मुझे सब याद नहीं। जब वह बोल रहा था तो शायद मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं बस सदमे में खड़ा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, आगे तो मामला और भी अजीब होने वाला था। स्क्रीन डोर के आर पार उसने एक फोल्डर निकाला और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने लगा। उसके पास एक लीज एग्रीमेंट था जिस पर उसका नाम लिखा था और तारीख लगभग 6 महीने पहले की थी, जब मैंने इस घर में शिफ्ट किया भी नहीं था। उसके पास इस पते पर भेजे गए कुछ पत्र भी थे। सब कुछ आधिकारिक जैसा लग रहा था। हालांकि मुझे शक था कि यह सब नकली तरीके से बनाया गया है। लेकिन सबसे डराने वाली बात तब हुई जब उसने अपना फोन निकाला और मुझे तस्वीरें दिखाने लगा। वो सचमुच की तस्वीरें थीं जिनमें वह मेरे घर के अंदर नजर आ रहा था, मेरे ही सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए, किचन में खाना पकाते हुए, यहाँ तक कि मेरे बेडरूम में लेटे हुए। ये तस्वीरें काफी हाल की लग रही थीं और पूरी तरह असली लग रही थीं। इनमें फोटोशॉप या नकलीपन का कोई निशान नहीं था। और सबसे अजीब बात, उनमें से ज्यादातर तस्वीरें अकेली नहीं थीं। उनमें और भी लोग थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने मुझे एक फोटो दिखाई जिसके बारे में उसका दावा था कि यह पिछले 4 जुलाई की है, बस कुछ महीने पहले की। वह एक सेल्फी थी जिसे एक ऐसी औरत ने खींचा था जिसे मैं बिल्कुल नहीं पहचानता था। उस तस्वीर में वह औरत, वही आदमी और कुछ और लोग कैमरे की ओर देखते हुए रसोई की मेज पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। साइड में पटाखों का डिब्बा भी रखा था और तस्वीर की डिटेल्स और संदर्भ इसे पूरी तरह असली साबित कर रहे थे। यहीं पर मैंने सच में अपनी याददाश्त और दिमागी हालत पर शक करना शुरू कर दिया। अगर यह आदमी कभी यहां नहीं रहा तो फिर उसके पास इतने सबूत कैसे थे? मुझे लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी के साथ यह घर शेयर करने की यादें खुद ही दिमाग से ब्लॉक कर दी हों और असल में मैं ही किसी मानसिक टूटन से गुजर रहा हूं। यह सब बेहद डरावना था, खासकर क्योंकि मुझे पक्का पता था कि 4 जुलाई को मैं घर पर ही था। तो ये तस्वीरें और भी बेमानी लग रही थीं। पूरा मामला इतना अजीब हो चुका था कि मैंने उससे कहा कि मैं पुलिस को कॉल करने वाला हूं ताकि सब कुछ साफ हो सके। मैंने यह बात किसी गुस्से में नहीं कही, बस मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैंने सोचा कि पुलिस रिकॉर्ड चेक करके बता सकती है कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने पुलिस को कॉल करने की बात कही, उस आदमी का रवैया पूरी तरह बदल गया। वह अचानक बहुत शांत हो गया और बोला कि मैं कॉल करूं, वो बाहर ही इंतजार करेगा। फिर वह दरवाजे से हट गया और अंधेरे में गुम हो गया। मैंने खिड़की से देखा, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि वह कहां गया। करीब 10 मिनट बाद पुलिस आई और मैंने उन्हें पूरा अजीब और गरीब किस्सा बता दिया। पुलिस ने मुझसे कहा कि मुझे अपने मकान मालिक से संपर्क करना चाहिए और उनसे पिछले किराएदारों से बात करवानी चाहिए। शायद वहीं से मुझे जवाब मिल जाए। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो साबित करते थे कि मैं इस घर का किराएदार हूं। लेकिन जब मैंने उन्हें दिखाने की पेशकश की तो उन्होंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे दरवाजे पर था शायद किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहा था और जब तक वह चला गया है मुझे अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीनी चाहिए। इतना कहकर वे चले गए। लेकिन मैं तो बस यूं ही बैठकर संतुष्ट नहीं होने वाला था। चाहे वह आदमी चला गया हो, सवाल तो अब भी वही था कि आखिर उसके पास इतने सबूत आए कहां से। मेरे मकान मालिक की मदद से मैं आखिरकार पिछले किराएदारों तक पहुंचा। मुझे यह भी बता दूं कि मेरे मकान मालिक को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा कि वे किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते और न ही उन्होंने कभी उस जैसे किसी आदमी को यह घर किराए पर दिया था। खैर, पिछले किराएदारों से जब मैंने बात की तो उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा कि वे पिछले 3 साल से इस घर में अकेले ही रहते थे और उन्होंने कभी उस आदमी को नहीं देखा था। वे भी उतने ही हैरान थे जितना मैं था कि यह अजनबी आदमी घर के बारे में इतनी बारीकी से कैसे जानता था और उसके पास खुद की घर के अंदर की असली लगने वाली तस्वीरें कैसे थीं। अगले 2 हफ्तों तक मैं हर वक्त तनाव में रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद यह कोई बड़ी चाल थी जो आखिरकार असफल हो गई। लेकिन जाहिर है यह सोचना सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश थी। एक रात दोस्तों के साथ बाहर से लौटकर जब मैं अपने घर पहुंचा तो पाया कि घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया था। यह किसी आम चोरी जैसा नहीं था जहां कोई जल्दी से कीमती सामान उठाकर भाग जाए, बल्कि पूरा घर उल्टा पुल्टा कर दिया गया था, जैसे कोई किसी खास चीज को ढूंढ रहा हो। वह चीज क्या थी इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कीमती सामान वहीं पड़े थे, जबकि वे कमरे पूरी तरह से तहस नहस किए गए थे। पुलिस को जबरदस्ती ताले तोड़ने के कोई निशान नहीं मिले, जिससे साफ था कि जिसने यह सब किया उसके पास मेरे घर की चाबी की कॉपी थी।
समय और 2 हफ्ते पहले की अजीब घटना से जुड़े होने के कारण यह बिल्कुल साफ लग रहा था कि वही आदमी इसका जिम्मेदार था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से लिया और मेरे मकान मालिक ने भी। उन्होंने तुरंत घर के सारे ताले बदल दिए, वह भी बिना कोई चार्ज लिए, और साथ ही कुछ अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए। मौजूदा थ्योरी, और जिस पर मैं भी विश्वास करता हूं, यह है कि कोई पागल आदमी सचमुच यह मानता है कि यह घर उसी का है और उसने यहां घुसपैठ सिर्फ अपने निजी सामान को ढूंढने के लिए की। और ठीक है, मान लिया यह अपने आप में बड़ी समस्या है, लेकिन इससे बिल्कुल भी यह नहीं समझ आता कि उसके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और मेरे घर की चाबी की नकलें कैसे थीं। काश मैंने उस तथाकथित लीज एग्रीमेंट को गौर से देखा होता जो उसने मुझे दिखाया था, शायद तब मुझे उसका नाम मिल जाता, लेकिन उस वक्त मैं साफ सोच ही नहीं पा रहा था। वैसे सच कहूं तो मुझे उन डॉक्यूमेंट्स की उतनी परवाह भी नहीं है। वे सब तो आसानी से नकली या बदले हुए हो सकते थे, यहां तक कि वे पत्र भी जो उसने मुझे दिखाए। लेकिन जो चीज मुझे भीतर तक डरा देती है वो हैं तस्वीरें। उनका कोई तार्किक जवाब मेरे पास नहीं है। यह हो सकता है कि वे बहुत पुरानी तस्वीरें हों जिनकी तारीखों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन अगर ऐसा है भी तो भी यह नहीं समझ आता कि मेरे मकान मालिक, जो पूरी जिंदगी से इस घर के मालिक हैं, उन्होंने उस आदमी को क्यों नहीं पहचाना। मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा कि शायद मेरा सामना किसी ऐसी चीज से है जो पूरी तरह प्राकृतिक नहीं है। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सच कहूं तो अब जब भी मैं अपने ही घर में होता हूं, एक अजीब सा डर और बेचैनी हमेशा मुझ पर हावी रहती है। मैं तो इसे किसी भी तरह तर्क से समझा ही नहीं पा रहा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अब यह सब यहीं खत्म हो जाए।